कांग्रेस हो, वामपंथ हो या फिर इस्लामिक लोग हो, ये पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं, आम जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। और यही है वो आधा मोर्चा जिसने कि दो मोर्चों को बहुत ज़्यादा प्रबल सबल कर दिया है। और इस युद्ध के दौरान हमने देख लिया कि किस प्रकार से भारतवर्ष में रहने वाले गद्दारों ने ऑक्सीजन देने का काम किया है पाकिस्तान की सेना, वहाँ की अवाम और आतंकवादियों को। अब आप मुझे बताइए कि आयरन लेडी ने ऐसा कौन सा जबरदस्त काम किया था जिससे कि भारत का हित होता। दूसरे की फटी में अपनी टांग अड़ाई गई, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया और उसके बाद में उनका क्या किया गया। 2 साल तक हम टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको हिंदुस्तान के अंदर आवास दिया गया, उनको खाना पीना दिया गया, बढ़िया ओढ़ने और पहनने को दिया गया। मित्रों, इस बात को सुन करके आपको बहुत दुख होगा कि ना केवल हमने 93,000 सैनिकों को दामाद की तरह जनता के टैक्स के पैसे के ऊपर पाला था, बल्कि उनमें से एक एक को हम छोड़ करके आए, उनको ससम्मान हमने वापस भेजा, हमने लाहौर तक का जो कब्जा किया हुआ था वो भी छोड़ा, उसके बाद में जो हमारे सैनिक वहाँ पर बच गए थे उनका केस भी छोड़ा, और जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके पास था वो भी छोड़ा। अब आप मुझे बताइए कि आयरन लेडी है या फिर गूंगी गुड़िया या फिर रुई की गुड़िया है। मित्रों, जब भी भारत किसी भी संकट में आता है तो हिंदुस्तान के अंदर छिपा हुआ जो आधा मोर्चा है वो भारत को हारते हुए देखने के लिए बड़ा ही लालायित रहता है। इसी आधे मोर्चे के विषय में जनरल साहब CDS बिपिन रावत जी ने एक बात कही थी कि हमारा देश 2.5 मोर्चे के चक्रों से लड़ रहा है, लेकिन उसमें आधा मोर्चा सबसे हानिकारक है और इस आधे मोर्चे से सेना नहीं लड़ेगी, इससे हम और आपको लड़ना पड़ेगा। इसी पर आधारित मेरी पुस्तक 2.5 मोर्चा का चक्रव्यूह, जो कि आपको पूरा डिकोड करके बताएगी, वो भी आसान भाषा में आपसे बातचीत करते हुए किताब बताती है कि कौन है आधा मोर्चा, किस प्रकार से पहचानना है, किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करना है, किस प्रकार से उसका जवाब देना मुंह तोड़ और किस प्रकार से उसको समाप्त करना है। अभी इसके ऊपर 55% की छूट है और उसका पूरा डिलीवरी चार्ज मैं स्वयं वहन कर रहा हूं। इस पुस्तक को आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक के द्वारा अभी घर मंगवा सकते हैं। जिनको COD चाहिए वो अमेजन के माध्यम से भी जा सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस या पाकिस्तान दोनों को ही अपनी मोरल विक्ट्री बताने में बड़ा मजा आता है। दोनों ही ग्राउंड पर अगर हार जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ये हमारी मोरल विक्ट्री थी। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी कांग्रेस भारत में फली फूली है, उस दौरान पाकिस्तान भी फला फूला है और उसने तरक्की की है। उसकी GDP भारत से भी ऊपर पहुंची है, यानी कि एक भिखमंगा देश पाकिस्तान भारत से भी अमीर हो जाता है उस दौरान में जब यहाँ पर भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार होती है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी सारी समानताएं हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में इस समय पर क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार से वहां न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, किस प्रकार से अमेरिका के जहाज पाकिस्तान में उतर रहे हैं न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जिंदा है और सेना ने जो कहा कि हमने अपना बदला ले लिया है, हम वहां पर ताबूत ले जाकर लाशें गिनने का काम नहीं कर सकते। In case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. उन्होंने हमारे देश के अंदर घुसकर के 27 लोगों को मारा। हमने घर के अंदर घुसकर के ना केवल उनके जो ठिकाने थे वो तोड़े, बल्कि उससे 3-4 गुना ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया, 72 हुरगति प्रदान करवा दी है। लेकिन इंडिया में राजनीति हमेशा उलट चलती है। जिस समय पर वो लोग भारतवर्ष में आए तो सारा इल्जाम लगा दिया गया केंद्र की सरकार पर, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय पर सरकार है अब्दुल्लाहों की, उनके ऊपर किसी ने एक भी सवाल नहीं उठाया। इसके बाद से इस्लामिक वामपंथी और कांग्रेसी सारे मिलकर के ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी जी कब बदला लेंगे, कब बदला लेंगे। 15 दिन गुजर चुके थे, कोई बदला नहीं लिया गया था और उस समय तक ये छाती पीट पीट कर रुदन कर रहे थे। जैसे बदला लिया जाना शुरू किया गया, वामपंथियों ने तुरंत ही अपना एक नया प्रोपेगेंडा रच दिया कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। कांग्रेस ने नया प्रोपेगेंडा रचा और उसने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो आज ये होता और वो होता। इस्लामिकों ने क्या शुरू किया, पाकिस्तान के झंडे सड़कों से उतारने शुरू कर दिए, अपने घरों के छतों के ऊपर फहराने शुरू कर दिए, पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक फोटोशॉप्ड फोटोज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि कांग्रेस हो, वामपंथ हो या फिर इस्लामिक लोग हो, ये पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं, आम जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। और यही है वो आधा मोर्चा जिसने कि दो मोर्चों को बहुत ज़्यादा प्रबल सबल कर दिया है। और इस युद्ध के दौरान हमने देख लिया कि किस प्रकार से भारतवर्ष में रहने वाले गद्दारों ने ऑक्सीजन देने का काम किया है पाकिस्तान की सेना, वहाँ की अवाम और आतंकवादियों को।
हमने इनमें से दो विषयों के ऊपर तो पहले बात करी, किस प्रकार से वामपंथी और इस्लामिक लोग इस समय देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे कांग्रेसियों की, यानी कि पाकिस्तान के जुड़वा भाई की। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं होता। ये आयरन लेडी है, ये वो महिला है जिसने 1971 में बंगाल अलग कर दिया था, पाकिस्तान को तोड़कर दो देश बना दिए थे। मित्रों, इस झूठे प्रोपेगेंडा को भी बस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतिहास में जब हम एक ही तरीके की लाइन 1000 बार सुन लेते हैं तो वो झूठ भी हमारे सामने सच बन जाता है और हम भी उसको उसी प्रकार से दोहराने लग जाते हैं। पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान पहले से ही दो अलग नेशन थे। इसमें से एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान बाद में कट करके बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान है, लेकिन दोनों के बीच में कई 100 किलोमीटर की दूरी है। दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग था, दोनों की स्वायत्त सत्ता ही हो सकती थी। ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस प्रकार से दो देश एक साथ मिलकर के नहीं चल सकते थे। क्या आपने कहीं पर भी इस प्रकार के दो देश चलते हुए देखे हैं? यदि आज भारतवर्ष ईरान को जीत ले और कहने लग जाए कि बीच में भले ही कोई रास्ता, कोई लैंड हमारा ना मिलता हुआ हो, हम ईरान का नाम भी भारत रख देते हैं और हम दोनों की कंबाइंड एक सत्ता चलती रहेगी, क्या ये संभव हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देख लीजिए, क्या उनकी स्वायत्त सत्ता इस प्रकार से चल पाई? टर्की पहले के समय में एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन वो भी बढ़ते बढ़ते छोटा सा रह गया। हम रशिया और यूक्रेन की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे में यह कहना कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, ये अपने आप में ही अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। यदि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए जाने थे तो वो अब किए जा सकते हैं या फिर 1971 में भी किए जा सकते थे, और वो इस प्रकार से कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान और सिंध प्रांत अलग अलग कर दिया जाता। अगर उस प्रकार से कोई कर पाता तो बात ठीक थी, लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में इंदिरा गांधी जी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उनकी छाप हमारे दिल और दिमाग पर इतनी गहरी पड़ गई कि अब हम फैक्ट्स भी नहीं ढूंढना चाहते। हम डायरेक्ट ही कह देते हैं कि अरे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। भाई, वो पहले चिपके हुए नहीं थे, ये कागज के दो टुकड़े नहीं थे कि वो पहले वहां रखा हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का टुकड़ा पाकिस्तान से उठाया और अपने कंधे पर लाद करके पश्चिम बंगाल के बराबर में पटक दिया समंदर के अंदर। वहां पर वो जमीन तैरने लग गई और कह दिया कि हमने इसको फाड़कर अलग कर दिया और दोनों के बीच में दूरी कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बनता है कि बांग्लादेश को अलग करने के बाद में भारतवर्ष को क्या लाभ हुआ। देखिए मित्रों, बहुत लंबे समय से बांग्लादेश के जो नेता थे, समाज सुधारक लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे वहां के, वो ये चाहते थे कि हम पश्चिमी पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग हों, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। 1947 में जिस समय पर आज़ादी मिल रही थी, उसी समय से बंगाली लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। यानी कि इंदिरा गांधी ने स्वेच्छा से यह काम नहीं किया था, और ना ही यह कार्य इस कारण से किया गया था कि भाई पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान जाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर से रास्ता ले रखे थे और आते जाते हुए भारतीयों पर हमला करते थे, यहां के लोगों को सताते थे, यहां की फौज को मारते थे। इससे परेशान होकर के इंदिरा गांधी जी ने दोनों को सेपरेट कर दिया और अपने देश को बचा लिया। ऐसा भी नहीं था। दरअसल बात यह थी कि 1971 से बहुत पहले से ही बंगाल को अलग करने का एक आंदोलन छिड़ा हुआ था, जिस कारण से पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पंजाबी मुस्लिम राजनेताओं और फौज में बैठे हुए लोगों ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रयास का हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हुआ। बांग्लादेश की आजादी के लिए जो एक संग्राम खड़ा हुआ था, उसके लिए भारतवर्ष में मुक्ति वाहिनी बनी थी। आपने कई बार नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना होगा कि वो मुक्ति वाहिनी के सदस्य भी रहे हैं। ऐसे समय में भारतवर्ष ने दूसरे के युद्ध में अपनी टांग अड़ाई, इस युद्ध को लड़ा और उस समय पर 93,000 सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। और इस पूरे के पूरे युद्ध और इस स्ट्रैटेजी के असली योद्धा थे फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ, जिनको कि एक बहुत लंबे अरसे तक के लिए अनटोल्ड हीरो, अनसंग हीरो के रूप में रखा गया। अभी कुछ ही दिनों पहले से उनका नाम कुछ ज्यादा उजागर होने लग गया है, जब से विकी कौशल ने उनके ऊपर फिल्म बनाई और जब से कंगना रनावत ने अपनी फिल्म में एक जबरदस्त किरदार फील्ड मार्शल जी के लिए रखा था। लेकिन इस दूसरे की फटी में अपनी टांग अड़ाने के बाद में बांग्लादेश ने हमें क्या दिया? बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे बेरोजगार फटे हाल लोग हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश करने लग गए। 1971 से लेकर के आज तक करोड़ों बांग्लादेशी बॉर्डर तोड़ तोड़ करके या उससे नीचे से हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यदि ये दो देश बनाए गए थे तो उसकी पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करना भी इंदिरा गांधी का ही काम था, लेकिन वो काम नहीं किया गया, जिसके बाद से बांग्लादेशियों ने भारतवर्ष में प्रवेश करना शुरू कर दिया और पश्चिम बंगाल के अंदर
उन लोगों के आने के कारण से हजारों स्थानीय पश्चिम बंगाली हिंदुओं की हत्याएं हुई। क्या आपने पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासन के दौरान में 10,000 से अधिक बंगाल से भारतवर्ष आए हिंदुओं के नरसंहार के बारे में सुना है? अफसोसनाक बात यह थी कि इंदिरा गांधी जी उस समय पर भी जीवित थी। हुआ यह था कि बांग्लादेश बनने के बाद में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हुए, जिसके बाद वहां से हजारों की तादाद में हिंदुओं ने निकलना शुरू कर दिया और वो सुंदरबन के क्षेत्र में आकर बसने लग गए। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि एक वामपंथी सीएम हुआ करते थे, वहां के स्थानीय मुसलमानों के साथ मिलकर के हिंदुओं को रातों रात काटने का काम शुरू कर दिया। इसी के साथ ही साथ बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को आज तक भी हिंदुस्तान के अंदर शरण दी जाती है। अब आप मुझे बताइए कि आयरन लेडी ने ऐसा कौन सा जबरदस्त काम किया था जिससे कि भारत का हित होता? दूसरे की फटी में अपनी टांग अड़ाई गई, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया और उसके बाद में उनका क्या किया गया? 2 साल तक हम टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको हिंदुस्तान के अंदर आवास दिया गया, उनको खाना पीना दिया गया, बढ़िया ओढ़ने और पहनने को दिया गया। आप लोगों के सामने एक फोटो बड़ा सर्कुलेट किया जाता है जब पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतारी गई थी, सिर्फ वो दिखाया जाता है। 2 साल तक उनको जो कपड़े लत्ते बांटे गए, कांग्रेस की सरकार के द्वारा उनको दामाद की तरह रखा गया, वो आपको नहीं दिखाया जाता। और इसी कारण से आप ब्रेन वॉश्ड हैं और आपको नहीं पता कि आपके साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। उससे भी जबरदस्त बात सुनिएगा जरा। 550 के आसपास हिंदुस्तान के सैनिक भी पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। 1972 से लेकर के 1974 तक ये लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐश काटते रहे, जबकि हमारे लोग जेल में सड़ते रहे। उनके साथ में मनुष्यों जैसा तक व्यवहार नहीं किया गया था। और जब 1974 में शिमला समझौता हुआ तब क्या हुआ था जानते हैं? जब शिमला समझौता हुआ तो 93,000 में से एक भी कम सैनिक नहीं, वो सारे के सारे ससम्मान पाकिस्तान को लौटाए गए। और जबकि हमारे सैनिकों में से 54 सैनिक आज तक नहीं मिले। उनके बेचारों के परिवार वाले रो रो कर तड़प तड़प कर रह गए। उन्होंने कहा यह बात कि हमने अपने लोगों को देखा है, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानी गई थी। गदर 2 में जो आपने एक सीन देखा होगा कि सनी देओल अर्थात तारा सिंह का जो बेटा होता है वो सरगोदा की जेल तक पहुंच जाता है अपने लोगों को ढूंढते ढूंढते। ये जो सीन है ये वास्तविकता से प्रभावित है और उसी चीज को यहां पर दिखाने का भी प्रयास किया गया था। और यह फिल्म भी 1971 के आसपास के कालखंड के ऊपर ही बनाई गई है। अब इससे भी जबरदस्त मैं आपको बात बताने वाला हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2012 आता है और उन 54 और कहीं कहीं पर बताया जाता है कि 56 सैनिक, भारतीय सैनिकों के परिवार वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंचते हैं अपने लोगों की आजादी के लिए, क्योंकि उनके पास में पुख्ता प्रमाण थे कि हमारे लोग पाकिस्तान की जेलों में आज भी बंद हैं। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहां पर हैं। 2012 में सोनिया गांधी की सरकार थी मित्रों। वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं होता है। इस सरकार ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जो हिंदुस्तानियों के सैनिकों के केस चलने वाले थे उसके ऊपर स्टे ले लिया था। अब इससे बड़ी देश की गद्दारी आपको मैं क्या बताऊं कि हिंदुस्तान के सैनिकों के विषय में जो कोई बात चल रही है कि उनको विदेश से, पाकिस्तान से, दुश्मन देश से हमें बाहर निकाल करके लाना है, ऐसे में भी 2012 में कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्टे ले लेती है और 2012 के सुप्रीम कोर्ट के जज भी उस पर स्टे दे देते हैं और भारत के 54 या 56 सैनिक आज तक भारतवर्ष वापस नहीं आते हैं। अब इससे भी बड़ी हास्यास्पद कह लीजिए या दुखद कह लीजिए या इस कांग्रेस पार्टी की गद्दारी की बात कह लीजिए, और क्यों मैं इन दोनों को, कांग्रेस और पाकिस्तान को, जुड़वा भाई बोलता हूं, उसके ऊपर भी आपको विश्वास पक्का हो जाएगा। 93,000 सैनिक हमारे पास में थे, लाहौर तक हमारी सेना पहुंच चुकी थी। सैम मानेकशॉ ने कहा कि हमने यहां तक कब्जा कर लिया है, या तो हम इस जमीन को नहीं छोड़ें और या फिर जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास में है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मित्रों, इस बात को सुन करके आपको बहुत दुख होगा कि ना केवल हमने 93,000 सैनिकों को दामाद की तरह जनता के टैक्स के पैसे के ऊपर पाला था, बल्कि उनमें से एक एक को हम छोड़ करके आए, उनको ससम्मान हमने वापस भेजा। हमने लाहौर तक का जो कब्जा किया हुआ था वो भी छोड़ा। उसके बाद में जो हमारे सैनिक वहां पर बच गए थे उनका केस भी छोड़ा, और जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके पास था वो भी छोड़ा। अब आप मुझे बताइए कि आयरन लेडी है या फिर गूंगी गुड़िया या फिर रुई की गुड़िया है? ये आज का जो मेरा वीडियो है वास्तव में बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है। ये वास्तव में बहुत सारे लोगों की जो मिथक अवधारणाएं उनको तोड़ेगा,
लेकिन ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं। गांधी पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि यार तू गलत बोल रहा है, महात्मा गांधी है, ये तो महापुरुष है, अलाना फलाना ढिमकाना है। लेकिन जब उसकी सच्चाई सब लोगों के सामने पता पड़ने लग गई, तब सबको पता लग गया था कि ये मोहम्मद दास करीम चांद गाजी है, ना कि मोहनदास करमचंद गांधी है। इसी प्रकार से दूसरे की फटी में अपनी टांग अड़ाई, 93,000 लोगों को दामाद की तरह यहां पाला, 54 सैनिकों को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के स्टे ले लिया अपने सैनिकों के परिवार वालों के खिलाफ ही। पीओके छोड़ दिया, सियाचिन छोड़ दिया, लाहौर तक का कब्जा छोड़ दिया। बंगाल भले ही अलग किया हो, लेकिन बंगाल से आने वाले हिंदुओं को बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों रातों रात कटने के लिए लावारिस छोड़ दिया, और वहां से आने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान की नागरिकता देकर के यहां का नागरिक बना दिया। और आज वही लोग हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान को गाली देते हुए स्थानीय लोगों के ना केवल कारोबार छीनते हैं, बल्कि उनकी बहन बेटियों को भी उठा ले जाते हैं और यहां के स्थानीय लोगों का कारोबार तक छीन लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 1971 में ऐसा कौन सा बड़ा काम हुआ था जिसका ढिंढोरा आज तक पीटा जा रहा है और आम हिंदुस्तानी इस लोहे के बोझ को अपने सिर पर ढो रहा है। दोस्तों, सच्चाई कड़वी होती है, इसको घूंटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो सच्चाई होती है वो कभी बदल नहीं सकती। सत्य यही है कि हमने एक जीता हुआ युद्ध 1971 में हारा था। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने यदि हमारे घर के अंदर घुस करके 27 लोगों को मारा है, तो हमने घर के अंदर घुस करके उनके ठिकाने तोड़े, उनके सैनिकों, उनके आतंकवादियों को मारा है, उनका नुकसान किया है, और अभी भी कह दिया है कि उनकी तरफ से चलने वाली एक भी गोली एक्ट ऑफ वॉर होगी। आज भी पूरा का पूरा देश संकट में है। और मैंने कहा ना कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, पाकिस्तान अमीर होता है, हिंदुस्तान के अंदर हमले भी होते हैं और उनका कोई बदला भी नहीं लिया जाता। लेकिन आज की तारीख में ना केवल पाकिस्तान एक भिखारी देश बन चुका है, बल्कि अगर वो एक कार्य करता है तो हम घर के अंदर घुस करके मारना भी जानते हैं। ऐसे में दोनों चीजों को पैरेलली जरा रखिएगा, कभी भी तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, इतिहास के सच्चे अर्थों में उसकी व्याख्या कीजिएगा, तो आपकी आंखें इसी प्रकार से फटी की फटी रह जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगती है, जिसको कि इकोसिस्टम के द्वारा लगातार समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है और किसी भी स्वायत्त इकोसिस्टम के द्वारा इसको पोषित नहीं किया जा रहा, उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें एक हेल्प, एक योगदान अवश्य भेजा करें, ताकि हमारी ये मुहिम इसी प्रकार से जारी रहे। और हिंदुस्तान के अंदर छिपे हुए इस आधे मोर्चे को पहचानने के लिए हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।